गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देख रहे हैं दर्पण सितंबर की। तो सब तो खत्म हो गया है स्पोर्ट्स तक। अब हम लोग साइंस और टेक की ओर बढ़ेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट है पहली जनजातीय जीनोम परियोजना। जनजातीय जीनोम परियोजना। पहले तो हमें ये पता हो किसने शुरू की है। तो गुजरात ने शुरू की है। जीनोम परियोजना क्या है कि जो हमारे शरीर में जीन पाए जाते हैं, तो संपूर्ण डीएनए को जीनोम कहते हैं। कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए मटेरियल। पाए जाने वाले संपूर्ण डीएनए को, या कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब हमारे शरीर में जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, उस सब को जोड़ के जो बनता है, वो बोलते हैं उसको जीनोम। जनजातियों में शुरू की गई है। तो इसमें शुरू किया गया जनजातियों में। स्पेसिफिक पोर्शन है, मतलब जो जनजातीय समुदाय होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। तो जनजातीय समुदायों का जीनोम तैयार करेंगे। जीनोम डेटाबेस। अब जब जीनोम तैयार होगा, इसका लाभ क्या होगा, क्यों करवा रहे हैं, मतलब क्या है इसका। बेसिक आइडेंटिटी, जो बेसिक रीजनिंग है वो हमें लगानी है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं करना है। तो लाभ ये होगा कि जो जेनेटिक बीमारियां हैं, कौन सी बीमारियां, आनुवांशिक बीमारियों की पहचान हो सकेगी। ये पहचान, अब पहचान हो जाएगी तो उसका हम इलाज भी कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर लेना है तो सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, और दूसरा है थैलेसीमिया। और भी जो बीमारियां होती हैं उनकी भी हो पाएगी। सिकल सेल एनीमिया क्या होती है, इसमें जो साइज होता है आरबीसी का, वो सिकल की तरह हो जाता है। सिकल का मतलब होता है हंसिया। ये साइज इनका कुछ ऐसा हो जाता है। तो जब ये हमारी नसों में दौड़ती हैं आरबीसीज, तो क्या होता है, दूसरी के साथ ये फंस जाती हैं ऐसे करके। तो इनका फ्लो नहीं हो पाता है, ये दिक्कत आती है, जो इससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इन सब का इलाज हो पाएगा। इसका फायदा ये है। तो जो जोखिम है उनका इलाज होगा इसके माध्यम से। एक ये तो हो गया छोटा सा प्रोजेक्ट। एक चल रहा है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। क्योंकि जीनोम हम पढ़ ही रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा पता हो हमें। कब शुरू किया गया, शुरू हुआ है वर्ष 2020 में। और मंत्रालय है डीबीटी, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग। जैव प्रौद्योगिकी विभाग।
इसका उद्देश्य क्या था? काम वही है जो ऊपर पढ़ा है, जीनोम लिखा हुआ है ना, जीनोम का मतलब क्या? हमारे शरीर में कोशिकाओं में जितना भी डीएनए पाया जाता है, उस सबको जोड़ोगे, इकट्ठा करोगे, दैट उसे हम जीनोम कहते हैं। सरल भाषा में हमेशा याद रखना है, ठीक है? उद्देश्य क्या था? वही उद्देश्य भारत पूरी भारत के जो लोग थे उनका करना था। तो भारतीय जनसंख्या जो है, भारत के लोगों का आनुवंशिक संरचना को समझना, भारत के लोगों की आनुवंशिक संरचना को समझना। और जब समझ पाएँगे तो समझ के करना क्या है, वही इलाज करना है। कौन-सी बीमारियाँ हैं, क्या है? तो ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है? एक त्वचा बैंक की शुरुआत की है। केरल ने पहले त्वचा बैंक की शुरुआत की है। देखिए यहाँ पर आपको केरल तो याद ही रखना है। पहले तो आपको बैंक पता होना चाहिए। बैंक क्या होता है? एक तो बैंक में आप पैसा जमा करते हैं। तो बैंक वह स्थान है जहाँ पर हम कोई चीज़, कोई वस्तु जमा करते हैं या स्टोर करके रखते हैं। रखते हैं तो कैसे रखेंगे? सुरक्षित करके सुरक्षित रखते हैं। बेसिक मतलब ये है कि वहाँ पर कोई चीज़ जमा करके रखी जाती है। अब एग्ज़ाम्पल में समझिए। जैसे ब्लड बैंक, वहाँ क्या होता है? वही काम, ब्लड जमा होता है। मिल्क बैंक, इसके अलावा आपको जीन बैंक सुना होगा, वहाँ पर जीन को जमा करते हैं, सुरक्षित रखा जाता है। अब ये स्किन बैंक आ गया, तो यहाँ स्किन बैंक का क्या काम होगा? स्किन बैंक या त्वचा बैंक। तो इसका भी वही काम है कि फ़ायदा क्या होगा, स्किन को स्टोर करके रखेंगे, वहाँ पर करेंगे तो जो बर्न हो जाता है, जो त्वचा में जैसे बर्निंग, त्वचा जल जाती है, जो स्किन जल जाती है, इसका इलाज होगा यहाँ पर। कई बार दुर्घटना में जल जाती है, इसका इलाज हो पाएगा। कहाँ खोला है? त्रिवेंद्रम में मेडिकल कॉलेज है, उसी में खोला गया है। लोकेशन, केरल की राजधानी जानते ही हैं, त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम ही लिखते हैं। तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज। ठीक, ऐसे जीन बैंक है, ऐसे सीड बैंक हो जाएगा। और जब ये सब जीन बैंक है, सीड बैंक है, जितने भी बैंक आपको मिलेंगे, सब यही काम कर रहे होंगे आपको। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके रखेंगे। बैंक का काम है स्टोर करके रखना सुरक्षित कुछ चीज़ों को। एक है प्लास्टिक सर्जरी, क्या होता है? विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस मनाया गया है। मनाया गया है 15 जुलाई को। होता क्या है? प्लास्टिक सर्जरी, जो प्लास्टिक शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है?
ग्रीक भाषा से, और ये आया है कहाँ से? प्लास्टिकोस से, जिसका मतलब होता है ढालना या आकार देना। अब इसको समझते हैं प्लास्टिक सर्जरी क्या हुई, इससे समझिए। तो प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से ऊतकों को नया आकार दिया जाता है, नया आकार या इच्छित आकार दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी की नोज है ऐसी है, तो इसको बदल के और बेहतरीन तरीके से बना दिया गया। ठीक है, लाइक दिस। ये हो गई प्लास्टिक सर्जरी। तो भारत में क्या इतिहास रहा है? भारत में प्राचीन काल में ये सर्जरी होती थी। सुश्रुत संहिता में उल्लेख है इसका। किसमें उल्लेख है? सुश्रुत संहिता में। ये लिखी किसने है? सुश्रुत ने ही लिखी है। सुश्रुत ने ही लिखी है। इसके लेखक सुश्रुत ही हैं। इसमें उल्लेख है इस चीज का, सर्जरी का। तो इसमें बताया गया है जो सर्जरी के आरंभिक चीजें हैं। तो इसमें नोज को राइनोप्लास्टी एंड कान के पुनर्निर्माण के लिए। राइनोप्लास्टी क्या है? इसको नोज का जो होता है, नाक को आकार देना। तो नाक और कान को की सर्जरी को लेकर के सुश्रुत संहिता में बताया गया है कैसे इनका निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त कच्छ। अश्व का मतलब हो गया घोड़ा। ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है मेरठ में। इतना ही है। इससे फायदा क्या होगा कि जो अश्व का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है, लेन देन, उसमें आसानी रहेगी। इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, एक होता है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 24 में 1900, और हेडक्वार्टर है पेरिस में। नेक्स्ट है भारत की हरित विद्युत क्षमता। हरित विद्युत क्षमता से अच्छा है भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। ये जून तक का आंकड़ा इन्होंने दिया है, भारत के लिए अच्छी न्यूज है। पहले तो हम ये समझते हैं भारत की कुल क्षमता कितनी है।
कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ये हो गई है 485 गीगावाट। इस 485 गीगावाट में आधी ऊर्जा 50.1% और 49.9% ये हो गई है। इतनी ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से, और इतनी विद्युत जो उत्पादित कर रहे हैं वो हो रही है, उसमें जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है। जीवाश्म ईंधन मतलब जीवों के बचे खुचे टुकड़ों से उत्पन्न, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। यहाँ गैर जीवाश्म ईंधन से तात्पर्य क्या है? इसके अलावा जो बचा वो सब इसमें आ जाएगा, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से। दोनों में अंतर है, याद रखिए, गैर जीवाश्म और नवीकरणीय। गैर जीवाश्म का पार्ट है नवीकरणीय ऊर्जा से, ठीक। नवीकरणीय ऊर्जा में क्या शामिल है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास प्लस लघु जल विद्युत संयंत्र, ये नवीकरणीय में आते हैं, ठीक। तो एक तो ये हो गया इसमें। दूसरा इसमें क्या आएगा? इसमें आएगी परमाणु ऊर्जा, क्योंकि परमाणु ऊर्जा बनाने में भी जीवाश्म ईंधन नहीं लगता है। परमाणु ऊर्जा का मतलब जो हम नाभिकीय रिएक्टर से बनाते हैं। इक्कीस 22 नाभिकीय रिएक्टर हैं। इसमें अभिक्रिया कौन सी होती है? कौन सी? विखंडन या संलयन। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के द्वारा। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। संलयन तो सूर्य में होती है, लेकिन ये कौन सी कंट्रोल्ड होती है अभिक्रिया? कैसी होती है? नियंत्रित रूप से। अगर अनियंत्रित हो जाए तो उससे बन जाएगा, विस्फोट हो जाएगा अनियंत्रित में, और उसको बोलते हैं एटम बम। और क्या शामिल है? तीसरा इसमें शामिल है, जो सबसे बड़ी चीज है, बृहद जल विद्युत परियोजनाएं। इनसे जो ऊर्जा निकलती है वो लघु वाली नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा है, लेकिन बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा नहीं है। ये आपको यहाँ स्पष्ट करना था। तो ये हो गया जो सरकार ने डेटा दिया जून तक का है, ठीक है। हमारे लिए यहाँ पर भारत ने कुछ वादे किए हैं। भारत ने क्या वादे किए हैं? विश्व से वादे किए हैं 2030 तक। तो हम उन वादों के खिलाफ को नजदीक पहुंच रहे हैं। पहला वादा था, एक है गैर जीवाश्म स्रोत से विद्युत 50% का उत्पादन करेंगे हम। 2030 तक हम लक्ष्य रखे थे कि 50% ऊर्जा का उत्पादन गैर जीवाश्म स्रोत से करेंगे। तो ये हमने अभी प्राप्त कर लिया है, जो डिस्कस किया।
क्योंकि 50.1% हो गया। ठीक, ये भारत के वादे जो हमने किए हैं, ये पेरिस क्लाइमेट चेंज के हैं। पेरिस क्लाइमेट चेंज, पेरिस ट्रीटी जो हुई थी उसके संदर्भ में है। और क्या किया है, उत्सर्जन तीव्रता को हम 45% तक लाएंगे। और एक और हमारा लक्ष्य क्या है, जो हमारी विद्युत नेट जीरो उत्सर्जन, इसका लक्ष्य हमने रखा है 2070 का। ये तो 2030 के लक्ष्य हैं, 2030 तक के हैं, ये भी 2030 तक का लक्ष्य है हमारा। नेट जीरो 2070 तक का है। ये होता क्या है नेट जीरो उत्सर्जन? आपसे जब कोई कह रहा है नेट जीरो उत्सर्जन, तो आपको समझना है इसमें क्या है। किस चीज का उत्सर्जन, पहले तो ये बताइए। तो यहाँ उत्सर्जन की बात हो रही है CO2 का उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का। और नेट जीरो से मतलब क्या है, मतलब नेट उत्सर्जन जीरो हो। नेट उत्सर्जन जीरो, नेट का मतलब क्या होता है ये समझिए। मान लीजिए CO2 का उत्पादन हमने किया 1 टन, ठीक है, और इसी को हमने प्लांट लगा दिए, पौधे, ठीक है, इतने पौधे लगा दिए कि 1 टन को 1 टन CO2 का अवशोषण कर लेते हैं। तो हमने जितना उत्सर्जन किया था उतनी अब्जॉर्ब हो गई, तो नेट कितना बचा, जीरो। यही है नेट जीरो उत्सर्जन। ठीक, तो ये हो गया नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य जो हम लोग चाह रहे थे। एक इसमें टारगेट और हमारा है जो नोट करेंगे, चौथा नंबर क्या है, हमारा जो टारगेट है 2030 तक का, गैर जीवाश्म ईंधन से उत्पादन कितना करेंगे। गैर जीवाश्म ईंधन से उत्पादन का लक्ष्य हमने रखा है, कितना रखा है, 500 गीगावाट का। और अभी कितना कर रहे हैं, लगभग आया है 250 के आसपास का। तो 250 भी और करना है। तो एक पहला वाला मिल गया है, 50%, कुल ऊर्जा का 50% हमने कर लिया है, लेकिन इसको ले जाना है 500 गीगावाट तक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है AI संचालित फिनटेक फॉर्म। पहला पूर्णतः AI संचालित फिनटेक प्लेटफॉर्म। उसका नाम क्या है, फिनटेक फॉर्म क्या होती है, जो ऑनलाइन आपको फाइनेंशियल सुविधाएं देती हैं, जैसे बैंकिंग सुविधा है, लोन ले सकते हैं, पैसा जमा करना, ये जो होती हैं फिनटेक प्लेटफॉर्म्स बोले जाते हैं इनको। तो इनका जो नाम है लारावेयर प्राइवेट लिमिटेड, इसने शुरू किया है। तो ये डिजिटल वित्तीय सेवाएं आपको AI के माध्यम से मिलेंगी। नेक्स्ट, बैटरी पासपोर्ट सिस्टम शुरू किया गया है। बैटरी पासपोर्ट सिस्टम या बैटरी पासपोर्ट प्रणाली, ये होता क्या है, कॉमन सेंस लगाना है हमें। बैटरी से जुड़ी हुई प्रणाली है पहली तो बात, तो बैटरी से जुड़ी हुई है तो, क्योंकि बैटरी तो लिखा ही हुआ है। क्या बैटरी से जुड़ा हुआ है इसमें, इसमें बैटरी पर QR कोड लगा होगा। क्या लगा होगा, QR कोड।
लगा होगा बैटरी पे। कौन सी बैटरी की हम बात कर रहे हैं, पहले तो ये भी पता होना चाहिए हमें। क्या है जो हम लोग इस समय ईवी चल रही है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसमें जो बैटरी यूज़ करते हैं, चाहे बाइक में या कार में, तो ये जो बैटरी यूज़ करेंगे, इन बैटरी की जानकारी क्यूआर कोड को स्कैन करके बैटरी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बैटरी के बारे में सारी जानकारी। जैसे कि बैटरी का सोर्स क्या है, कब बनी, उसका लाइफ साइकिल क्या है, जीवन चक्र मतलब किस स्टेज में है, उसकी सप्लाई चेन कहाँ-कहाँ से होते हुए आपके पास पहुँची है, बैटरी का स्रोत क्या है, संरचना क्या है, ये सारी जानकारी मिलेगी। इसी को बोला जा रहा है बैटरी पासपोर्ट सिस्टम। तो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर जो भी है उसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और जानकारी आपको मिल सकती है। ठीक है? लास्ट इन्फॉर्मेशन, पृथ्वी का घूर्णन लगातार तेज हो रहा है। एक रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। चलिए ठीक है, कारण तो स्पष्ट नहीं है इसमें, कारण क्या बताया है कोई स्पष्ट नहीं है कि क्या हो सकता है। बट अनुमानतः ऐसा कहा जाता है कि बर्फ का पिघलना, जो ग्लेशियर पर पिघल रही है बर्फ, एक बड़ा कारण हो सकता है। और दूसरा कारण ये लोग मान रहे हैं, बर्फ कौन सी, ध्रुवीय बर्फ की बात हो रही है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में है। दूसरा, भूमि की सतह का विस्थापन, ये कारण हो सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर ये चलिए आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का घूर्णन तेज होगा तो फर्क क्या होगा? पृथ्वी का घूर्णन तेज हो जाए तो 2 बातें हैं। दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दिन या दिन-रात की अवधि? दिन की अवधि पर प्रभाव। दूसरा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। तो दिन की अवधि या दिन-रात की अवधि क्या होगी? ये कम हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण बल भी कम हो जा कम हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए दिन की अवधि कैसे कम हो जाएगी? ये सोचिए पृथ्वी है, जो ये भी 24 घंटे में घूम रही है, एक चक्कर लगाती है। मान लीजिए यहाँ पर दिन है अभी, सूर्य ये रहा, सूर्य की किरणें जहाँ पड़ती हैं वहाँ दिन होता है। अब ये 24 घंटे बजाय अगर 23 ही घंटे में घूम जाएगी, ये प्लेस जितने समय तक सूर्य के सामने रहता है तब तक दिन रहता है। और ये प्लेस अगर इसकी रफ्तार बढ़ गई पृथ्वी के घूमने की, तो ये प्लेस जल्दी से घूम के सामने आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? दिन की अवधि कम हो जाएगी, रात की अवधि भी कम होगी। तो ये इसका प्रभाव होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या, कि दिन-रात किसकी वजह से होते हैं? कभी-कभी तो यही पूछ लिया जाता है ना, दिन-रात का कारण क्या है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति। और अगर ऋतु का कारण पूछते हैं, ऋतु का कारण भी पूछा जाता है, तो आप बताइए परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, परिक्रमण या परिभ्रमण,
ये जो इसका सही शब्द परिक्रमण है या परिभ्रमण है, आप लोग देख लेंगे। ये तो घूर्णन क्लियर है, क्योंकि शब्द में थोड़ा-सा डाउट लग रहा है मुझे। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, वो है कृत का कारण। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जो, ये वार्षिक गति बोलते हैं इसको। ठीक है? इसकी वजह से होते हैं ऋतुएँ हमारे धरती पर। इसके साथ हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू।